दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां बजट पास होना भी सरकार के लिए राहत नहीं बल्कि मुसीबत बन गया है? और क्या ममता बनर्जी की सरकार पैसे की कमी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और चुनाव आयोग की सख्ती के बीच बुरी तरह से फंस चुकी है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस की सियासी जमीन खिसकनी शुरू हो गई है? दोस्तों, आज बात उसी पश्चिम बंगाल की जहां बजट पेश हुआ, पास भी हो गया, लेकिन बजट के साथ ही सरकार की असली परेशानी खुलकर सामने आ गई। लोग तुलना कर रहे थे कि बिहार में पैसे दिए गए, योजनाओं का ऐलान हुआ, राहत बांटी गई, लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या ममता सरकार चाहती तो अभी से करोड़ों लोगों को रेवड़ी बांट सकती थी? जवाब साफ है, चाहती तो थी लेकिन कर नहीं पाई। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। दरअसल ये सिर्फ बजट की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस दबाव की जो सुप्रीम कोर्ट से शुरू होकर चुनाव आयोग तक पहुंच जाता है। अभी 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कभी नरमी, कभी नाराजगी, कभी तीखे तेवर, सब कुछ दिखा, लेकिन राहत नहीं मिली। और इसके बाद अगला मोर्चा खुला चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया और साफ कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों से माहौल भड़क रहा है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, अधिकारी डर के माहौल में काम कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चुनाव आयोग को अपनी सीओ के लिए Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार से लेनी पड़ी। और इसके बाद शुरू हुआ सीधा एक्शन। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर सख्ती दिखाई। 31,68,000 लोगों को नोटिस भेजा गया। कहा गया, आइए अपना प्रूफ दीजिए, लेकिन करीब 5,000 लोग ही सामने आए। नतीजा यह हुआ कि लगभग 1.6% मतदाता अंतिम सूची से हटाने योग्य पाए गए। और यहीं से असली सच्चाई बाहर आने लगी। वीरभूर के नानूर इलाके में एक व्यक्ति 389 मतदाताओं का पिता निकला। हावड़ा में 310 मतदाताओं के साथ एक ही अभिभावक का नाम दर्ज मिला। 7 ऐसे मामले सामने आए जहां एक व्यक्ति के 100 से ज्यादा बच्चे मतदाता सूची में दर्ज है। मुर्शिदाबाद में 199 मतदाता एक ही माता पिता से जुड़े पाए गए। यानी चुनाव आयोग साफ संकेत दे रहा है कि इस बार बंगाल में कोई खेल नहीं चलेगा। अब यहीं से कहानी वापस बजट पर आती है और यहीं से ममता सरकार सबसे ज्यादा बेनकाब होती है। अल्पसंख्यक और मदरसा मद के लिए बजट रखा गया 713 करोड़, उद्योग और वाणिज्य के लिए सिर्फ 100 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए महज 17 करोड़, विज्ञान और शोध के लिए सिर्फ 82 करोड़। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि पैसा कहां गया, सवाल यह है कि प्राथमिकता क्या है। जो पश्चिम बंगाल कभी आधुनिकता, विज्ञान और उद्योग का केंद्र था, वो आज किस दिशा में जा रहा है? और तुलना और भी चौंकाने वाली है। पूरे देश के लिए केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3400 करोड़ दिए और अकेले बंगाल में 713 करोड़। इसी बीच एक और बड़ा झटका याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश 31 मार्च तक 20 लाख कर्मचारियों को डीए देना होगा। 2008 से 2019 तक का बकाया 25% डीए, करीब 10,400 करोड़, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं। और यही वो सरकार है जिसने बाजार में 8.15 लाख करोड़ का कर्ज लिया, फिर भी डीए देने का ऐलान नहीं किया गया। तो सवाल साफ है, पैसा है नहीं, देना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश है, तो देंगे कैसे? और इसी दबाव में रेवड़ी राजनीति की कोशिश दिखाई देती है, लेकिन सब कुछ भविष्य के भरोसे। सत्ता में वापसी हुई तो बेरोजगारों को 1500 रुपए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते बढ़ेंगे, लक्ष्मी भंडार योजना में इजाफा होगा, यानी अभी नहीं, चुनाव के बाद। और अब असली राजनीति कारण समझिए। ममता बनर्जी इतनी आक्रामक इसलिए है क्योंकि अपनों ने उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। लेफ्ट भी अलग रास्ते पर है। कांग्रेस को अलग लग रहा है कि मुस्लिम वोटर अब उसकी तरफ लौट रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल में यह प्रयोग हो चुका है और अगर यही मॉडल बंगाल में चला तो टीएमसी के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी तस्वीर साफ है। एक तरफ पैसों की कमी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दबाव, तीसरी तरफ चुनाव आयोग की सख्ती और चौथी तरफ बदलती हुई राजनीति। अब सवाल आपसे है, क्या पश्चिम बंगाल बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है या ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है? अगर आपका बंगाल से रिश्ता है तो इस वक्त के हालात पर अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि बंगाल आज सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की
राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है।